सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सेनेट इंतखाबात में अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मुबैना खरीदो फरोख्त की एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई है जिसे देखकर हर रुकन असेंबली को शर्मिंदा होना चाहिए, साथ ही पूरी कौम और अवाम को भी शर्मसार होना चाहिए जो इन लोगों को वोट देकर असेंबलियों में भेजती है। पैसे देने और लेने वाले दोनों ही असेंबली मेंबरान हैं, ख्वाह वो मौजूदा हों या साबिक। पैसे लेने वाले तो अपना ज़मीर बेचते हैं और शायद उन्हें सजा भी मिल जाए, मगर ये पैसे देने वाले कौन हैं और इनके मकासद क्या हैं? कोई भी करोड़ों रुपए बगैर किसी मकसद के तो नहीं लगाता। करोड़ों लगाकर हमेशा अरबों रुपए कमाने का प्लान बनाया जाता है। तो ये हैं इन अवामी नुमाइंदों के असल चेहरे जो इस वीडियो में बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि सेनेट इलेक्शन में बोलियां लगती हैं, असेंबली अरकान के रेट लगवाए जाते हैं और पैसा ऊपर तक जाता है। वज़ीर आज़म तो ये भी बता चुके हैं कि MNA और MPS को ऑफर होना तो ये बड़ी आम सी बात है, खुद उन्हें भी पैसों की ऑफर हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2018 में 20 ऐसे अरकान को पार्टी से भी निकाल चुके हैं जिन्होंने सेनेट इलेक्शन में वोट देने के लिए 5-5 करोड़ रुपए लिए थे। सुनिए वज़ीर आज़म इससे मुतालिक क्या कह रहे हैं। साल से तो मुझे पता है कि सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। पॉलिटिशियंस को भी ये पता है क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें ये भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को ख़रीदने के लिए। तो अब जब वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि उन्हें भी ऑफर हो चुकी है, तो उन पर यह लाजिम था कि वो पूरा सच बोलते और बताते कि ये ऑफर किसने की और कितने की। जैसे आज उन्हीं की पार्टी के MPA शौकत यूसुफजई ने बड़ा वाज़े बता दिया कि गुज़िश्ता इलेक्शन में उन्हें 10 करोड़ की ऑफर हुई थी। लाने वाली खातून थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। शौकत यूसुफजई की गुफ्तगू सुनिए। यूसुफजई ने यह इंतहाई संगीन इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगाया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी पर अब यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस इल्जाम की वजाहत करे। माजी के इलेक्शंस में शौकत यूसुफजई ही नहीं बल्कि लातादाद मेंबरान को इसी तरह की ऑफर्स हमेशा से की जाती रही हैं और शायद इसीलिए हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात 2021 ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ सामने आई। सदारती ऑर्डिनेंस आया और अपोजिशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ की मुखालफत पहले ही दिन से की। ये पूरी सूरत हाल है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो आज वीडियो आई है, ज़ाहिर है आपने भी देखी होगी, इसके बाद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हर इस वक्त जो वोट देने वाला शख्स है उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि इन लोगों को हम असेंबलियों में भेजते हैं और उसके बाद फिर वहां जाकर किस तरह से इस खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हो जाते हैं। खोसा साहब, देखिए, पहले तो शर्मिंदगी इमरान खान साहब को होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है इनको सारों को होनी चाहिए, PTI को और जो भी इनके सपोर्टर्स हैं कि 64 बंदे जो है वो नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की तहरीक जो है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लेके जा रहे हैं। अभी ये कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है, ये कोई हाल की बात ही है। और उसके बाद वोट निकलते हैं 50 और वो 64 के 64 वापस भी खाने पर आते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर अगर के अपने ऑफिस के अंदर एक लगा हुआ था, खरीदो फरोख्त हो रही थी या जो भी हो रहा था उन पर दबाव, व्हीलिंग डीलिंग हो रही थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी, तो उस वक्त इन्हें ख्याल नहीं आया कि ये क्या जायज़ है, क्या उस वक्त आइन में होनी चाहिए, क्या चाहिए, क्या जो है ये शो ऑफ हैंड से एक्शनरिंग होनी चाहिए।
और क्या ज़ाब्ते तब्दील नहीं किए जाने चाहिए। उस वक्त इन्हें कोई इखलाकी दर्स नज़र नहीं आया जब इनकी अपनी बारी थी और इन्होंने बड़े उस वक्त मिठाइयाँ बांटी और कहा कि हमने शिकस्त दे दी है ऑपोजिशन को और हमने जो है बहुत तीर मार लिया। अब फिर इनको क्यों ख्याल आ गया? देखिए, सियासत में वक्त की बहुत अहमियत होती है। अगर आपने इसकी आड़ में, अब आप देखें क्या किया है इन्होंने। पहले इन्होंने 226 में तरमीम, न सिर्फ आर्टिकल 226 में बल्कि 63D में भी इन्होंने तरमीम का बिल, आईनी तरमीम का बिल डाल दिया असेंबली में, कौमी असेंबली में डाल दिया। अच्छा, उसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोहरी शरीयत को भी कहा कि ये भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो बदनीयती तो आप देख लीजिएगा कि इनकी वहीं से मुतरशी हो गई कि ये बदनीयती ये थी इनकी कि ये जो इनके एडवाइजर्स हैं या जो इनके ATMs हैं या जो इनके पॉलिटिकल असिस्टेंट्स हैं, जो माशाअल्लाह इनके जाती दोस्त हैं PTI से, उनकी वाबस्तगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब पाकिस्तान जानता है, कोई उनकी वाबस्तगी। लेकिन खुदा साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है ना पाकिस्तान की कि इस खरीदो फरोख्त के खेल में उनको जो भी खरीदार होता है कभी भी उस खरीदार पर लानतान नहीं की जाती। जो बिकता है हमेशा उसको बुरा भला कहा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब माजी में एक्शन लिया, अपने 20 लोगों को निकाला, तो बिकने वालों लोगों को निकाला। जब आपके लोगों ने, उन 14 लोगों ने उनके हक में वोट दे दिए, आपके हक में वोट नहीं दिए, आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको मंजर आम पर नहीं लाए, उनको आप लोगों ने कोई ऐसी सजा नहीं दी कि आज ये माहौल पैदा ना हुआ होता। फिर देखिए, मेरे साथ, मैं खुद जब सेनेट में लड़ा था तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ये बंदा ना बिकता है ना झुकता है, इसको नहीं आना चाहिए सेनेट में। मुझे पार्टी ने 25 MPs दिए और मेरे वोट निकल रहे हैं, वहाँ 14 वोट मेरे गायब हो जाते हैं और वो शौकत अजीज को दिए गए और ब्रिगेडियर घुम्मन और जो है उस वक्त अपना जो DG थे रेंजर्स के, वो जनरल मेहदी, उनको इंचार्ज बनाया हुआ था। मेरे 14 वोट तोड़े गए। अब उसके बाद भी मैं जीत गया, वो और बात है। मैं जो है मैंने अपने ज़ाती असरात भी इस्तेमाल किए थे, सारी ज़िंदगी हमने इस वकालत में दी है और सभी की वकालतें की हैं, तो उनसे मैंने सेकंड थर्ड वोट्स मांगते। अब मुझे पता था कि जिन लोगों ने गद्दारी की है, बेनज़ीर भुट्टो मुझे मरहुमा कहने लगी कि खुद साहब बताएं हमें एक्शन लें। मैंने कहा बीबी पहले ही पेट्रियट्स बन के आगे उन खलाइक मखलूक ने सत्यानाश किया है, आपको देख लें। अब अगर हम मजीद 14 को भी निकाल दें, उनके खिलाफ भी एक्शन ले लें, तो हमारा एक इमेज जो है पार्टी का भी खराब होगा और इसलिए जब वोट टिकट की बारी आएगी तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा, आप टिकट मत दीजिएगा इन्हें। यही हुआ। अब मुझे बताएं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपने कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब आपके खिलाफ वो कुव्वतें भी कार फरमा हो, काम कर रही हों, जो सामने नहीं आती कुव्वतें, तो फिर मुझे बताएं। अब सुप्रीम कोर्ट तो बारहा कह चुकी है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है नैब। नैब को कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन किस तरह से घुमा रहा है, किस तरह से जो है ऑपोजिशन ही को सिर्फ पाबस सलासल किया जा रहा है, किस तरह उन्हीं पर मुकदमात किए जा रहे हैं जो जाता है, अपने ये जो इस तरह इस्तेमाल की जाती है जमीन बेचने वाली, इसको एक लम्हे को हम साइड में कर देते हैं। क्या माजी में पीपल्स पार्टी कभी भी इस खरीदने के खेल में मुलविस रही है? किसी MPA को, किसी MNA को, दूसरी जमातों के आप लोगों की जानिब से कभी ऑफर की गई है पैसों की? जी बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है अच्छी तरह जब मैं लड़ रहा था तो उन्होंने कहा जी 5-5 लाख रुपए में, उस वक्त जरा सस्ता काम था शायद। मैंने कहा बाढ़ में जाए, मैं तो एक धेला भी नहीं दूंगा, मेरी हकी लाल की कमाई है, मैं कहां से दूं। अब ये देखें ना, यही मुसीबत है कि पैसे देने लेने वाले पैसे अपना हक लाल की कमाई को कोई भी। अच्छा खुदा साहब, आपने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि पीपल्स पार्टी कभी इस खेल में मुलविस नहीं रही। खुदा साहब, अगर आप चंद सेकंड रुकें, ये शौकत यूसुफजई ने आज ही गुफ्तगू की है, मैं उनके 2 जुमले आपको सुना दूं, जरा सुनिएगा। आज इन्हें ख्याल आया है, उस वक्त तो ये इन्होंने नहीं किया। देखें, अगर इतने ही ये दयानतदार और इतने ही रास्त गो हैं तो फिर उसी वक्त पर्चा करवाते। देखें, रिश्वत देने वाला भी मुल्जिम है, रिश्वत लेने वाला भी मुल्जिम है, रिश्वत की पेशकश करने वाला भी मुल्जिम है। तो इन्होंने जुर्म को इख्फा क्यों कर किया? जो जुर्म को इख्फा करता है, छुपाता है, वो भी मुल्जिम है। इसलिए यूसुफजई साहब तो खुद मुल्जिम है। एक मुल्जिम अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाता है तो उसकी क्या हैसियत है? तो फिर उस वक्त इल्ज़ाम लगाता, उस वक्त पर्चा दर्ज करता, उस वक्त नालिश करता उसके खिलाफ। उस वक्त तो इसने कुछ नहीं किया, आज इनको ख्याल आ गया। और फिर दूसरी बात यह है कि कोई अगर शख्स आता है और किसी का नाम ले लेता है, मैं आपका नाम ले लूँ तो क्या आप उसमें मुलव्वस हो गए?
देखिए इस तरह नहीं होता है पार्टियां। अगर इंडिविजुअल्स कोई काम करता है तो आप उसका इल्जाम पार्टी पर थोप नहीं देते हो। पार्टी एक तरीके से ऑपरेट करती है। ये कुछ लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने तय भी जो है बड़े फयाजी से उड़ाते हैं, इसलिए कि उनकी इल गॉटन मनी होती है। ये याद रखें, जहन में रखें कि पैसा जो रिश्वत इस तरह से करोड़ों की देता है ना, वो हक हिलाल की कमाई से कभी इस तरह से उजाड़ नहीं सकता है। हक हिलाल की कमाई बड़ी मुश्किल से बंदा कमाता है और वो कभी नहीं उजाड़ेगा। रिश्वत वही देगा, इस तरह से फेंकेगा, इस तरह से उजाड़ेगा। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के आपको जरदारी साहब के वो मशहूर बयानात तो याद होंगे जिसमें वो कहते थे कि हम आपको सेनेट नहीं लेने देंगे। उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून को कहा करते थे, वो बयानात तो आपको याद हो। फिर वो किस बुनियाद पर कहा करते थे? जी बिल्कुल, देखें अभी ये क्यों ला रहे हैं इमरान खान तरमीम में। हम इनको बिल्कुल नहीं इमरान खान को मेजॉरिटी लेने देंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, और ये ले भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि इनके साथ जो होने जा रहा है, इनके साथ इनको इल्म है, इसीलिए ये हलकान हुए हुए हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 में उनकी एडवाइजरी ओपिनियन में चले जाते हैं, कभी ये जो है 226 आर्टिकल में तरमीम और आर्टिकल 63 में तरमीम लेके आईनी तरमीम बिल लेके तो कौमी असेंबली में चले जाते हैं, कभी ये ऑर्डिनेंस के जरिए फिर इशू कर देते हैं ऊपर से, और इसलिए मशरूत करते हैं। साहब उनके लोग बिक रहे हैं, उन्हें ये तशवीश है, इस वजह से वो ये बिल लाना चाह रहे हैं, ये तरमीम लाना चाह रहे हैं। खुदा साहब तो खरीद कौन रहा है उनके लोगों को? आपने कहा पीपल्स पार्टी इस खेल में मुलविस नहीं है, फिर एक बचती है नून लीग। मौलाना साहब की जमात तो बहुत ही कम लोगों पर मुश्तमिल है, उनको तो इसका कोई फायदा या नुकसान हो नहीं सकता। फिर आखिर कौन खरीदता है ये इन MPAs और MNAs को? जाहिर है 14 लोग किन्होंने खरीदे थे? अभी रिसेंट पास्ट बात है, वो ऑपोजिशन ने तो नहीं खरीदे थे, ना पीपल्स पार्टी ने ना PMLN ने अपने लोगों को तो नहीं खरीद करके उन्होंने दे दिया था PTI को, और इसलिए कि वो जो है चेयर के हक में वो वोट दें। किसने खरीदे थे? मुझे कहने की जरूरत है, मुझे बताएं। और फिर अगर इन्होंने खुद नहीं खरीदे तो फिर इनके जो सेलेक्टर्स हैं फिर उन्होंने इनको लेके दिया होगा, या इन्होंने नैब को इस्तेमाल किया होगा, धमकी से लिया होगा, जिस तरह से भी होगा उसी मशीनरी तो खुद सब उन मेंबरान से आप लोगों ने पूछना था ना कि किसी ने पैसे दिए या किसी ने धमकी दी, किसी ने डराया धमकाया, हुआ क्या? उनसे पूछते तो आप लोग, वो चीज मंजर आम पर आती तो सूरत हाल वाज़ेह होती ना कि उनके साथ हुआ क्या था। यार ये बड़ी, आप भी बहुत अरबाब यार, आप बहुत भोले बनते हो। मुझे बताओ, रिश्वत तुम्हें मुझे बिठा के कोई सामने देगा या तुम्हें मुझे बिठा के कोई धमकी देगा? मैं हैरान होता हूं, हमसे पूछा जाता है जी अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं तो सबूत लेकर आए वरना इल्जाम ना लगाएं। अरे वाह सुभान अल्लाह, कितने आप मासूम बन जाते हैं। ना तो मेरे खिलाफ कोई, मेरे सामने अगर कोई करता है, मुझे बिठा के नहीं कोई करेगा मेरे खिलाफ साजिश, ना आपको ना किसी ऑपोजिशन वाले को बिठा के करेगा। जो भी करेगा वो सबूत कहां से लेके आएंगे, कौन गवाही देगा? ये तो 20 साल के बाद जो है जब तारीख रकम होती है तो फिर आके लोग बताते हैं, जिस तरह आपने कानून की दुनिया पहले क्यों नहीं? तो आपका नाम बहुत बड़ा है, कानून की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है आप, और आपको पता है कि कानून में सबसे ज्यादा अहमियत किसी भी इल्जाम को साबित करने के लिए तो सबूत की होती है। तो सबूत की अहमियत तो अपनी जगह पर, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। देखें, इसीलिए तो जब सजा जजा की बात आती है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक जो तासुर है, जिस तरह कहते हैं कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, जब एक परसेप्शन बिल्ड होता है, जब जहां धुआं उठता है तो आग लगी हुई होती है, कहीं ना कहीं तो धुआं निकलता है। देखें, ये परसेप्शन, जो पब्लिक परसेप्शन आपके क्रिएट होते हैं, आपको एक इमरान खान साहब क्या कहते थे कि जी जब ये पेट्रोल महंगा करते हैं या बिजली महंगी करते हैं या बिल्स जो है ये होते हैं तो ये तिजोरियां फलां की भर रही होती हैं। तो भाई अब जो कुछ हो रहा है तो तुम्हारी तिजोरियां ही भर रही हैं ना। अगर फायदा तुम्हें हो रहा है तो तुम्ही को फिर इसका मतलब है जिम्मेवारी है ना तुम्हारे ऊपर। जाहिर है तुम सबूत तो छोड़ के जाओगे नहीं कि हम जो है गवाह लाते फिरें कि जी ये देखें ये इन्होंने पैसे दिए या ये देखें। पैसे लेने वाला जाके कहता है कि ये पैसे मुझे उसने दिए क्योंकि पहले वो खुद भी मुल्जिम है। तो ना देने वाला बोलता है ना लेने वाला बोलता है, तो शवाहिद और सबूत कहां से लाएंगे? तो खोजा साहब इसका खात्मा तो फिर शो ऑफ हैंड्स के जरिए हो सकता है ना। है आप अदालत के किसी के बाहर जाएं, फिर इस देवी अंधी है, उस पर अंधी। इस खेल को आप भी अच्छा नहीं समझते, हुकूमत भी अच्छा नहीं समझती। देवी के काली पट्टी बांधी होती है आप किसी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आगे जी।
इस खेल को ना आप अच्छा समझते हैं ना हुकूमत अच्छा समझ रही है, तो फिर इसका इख्तिताम भी तो होना चाहिए ना। ये खरीदो फरोख्त का जो खेल है, फिर ये शो ऑफ हैंड्स के जरिए इसका इख्तिताम हो सकता है। इसको खत्म करने के कम से कम एक इनिशिएटिव तो हुकूमत लेना चाह रही है, फिर इसमें आप लोग साथ क्यों नहीं दे रहे फिर हुकूमत का? नहीं, इसका तो बड़ा आसान हल है। इसको क्या करने जरूरत है? आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना, आप ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे अगर मेरे जितनी स्ट्रेंथ है पार्टीज की, उस हिसाब से आप दे दीजिए उन्हें, वो करके अपना वो सेनेटर्स बने। इसमें जो है आपको टिकट देने की जरूरत है ना, आपको जो है पैसे लेने की जरूरत है ना, आपको इलेक्शन की जरूरत है। आखिर मुंतखब आप जब लड़के न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आती है तो उसकी बुनियाद पर आप फीमेल सेनेटर्स हैं या फीमेल एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, उनकी पार्टीज अपनी अपनी फहरिस्त देती हैं, उस हिसाब से हो जाती है। माइनॉरिटीज सही इसी तरह है, तो ये भी सेनेट में भी इसी तरह ही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए खोजा साहब, चूंकि वक्त कम है, बस आखिर में मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि बिलावल साहब बड़े एतमाद से कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग के बावजूद हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, तो वो ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं? जब ओपन बैलेटिंग होगी तो फिर तो हुकूमती लोग आपके हक में नहीं वोट देंगे, फिर उनकी बात की बुनियाद क्या है? क्या अपने एमपीए एमएनए जो कुछ इनसे करने जा रहे हैं, इसलिए ये नहीं चाहते कि खुफिया राय शुमारी हो, क्योंकि खुफिया राय शुमारी में वो अपने जमीर के मुताबिक वो पीटीआई को वोट नहीं देंगे, क्योंकि एक वादा खिलाफियों का सैलाब है, सुनामी है एक महंगाई का, जिसके तले जो है अवाम पिस के रह गई है। इसलिए वो कभी भी जो इनके एडवाइजर्स को और जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जुल्फी बुखारी वगैरह वगैरह, उनको वोट तैयार नहीं है, और ये उन्हीं को लेके आ रहे हैं। अनइलेक्टेड लोग हैं इनके, अनइलेक्टेड लोग या आईएमएफ के लोग हैं, या खान साहब के जाती दोस्त हैं, या उनके एटीएम हैं, या खलाई मखलूक के लोग हैं। वो पीटीआई के नहीं हैं। पीटीआई के लोग उनको वोट देने को तैयार नहीं है। इसीलिए पीटीआई हलकान होकर कभी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, फिर आईनी तरमीम लेके आ गई है, फिर जो है वो कानून में जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में तरमीम लेके आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हुकूमत चूंकि अपने अनइलेक्टेड लोगों को इस वक्त सेनेटर बनाने की ख्वाहिशमंद है और इसके लिए उनके अपने एमएनए एमपीएस भी उनसे उकताए हुए हैं। इसीलिए पीडीएम की तमाम जमातें दावा कर रही हैं कि पीडीएम इन सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को एक बड़ा डेंट पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कमल शोजब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहब, क्या यही वजह है कि आप लोग अपने अनइलेक्टेड लोग ला रहे हैं और फिर लोग आपसे आपके अपने लोग उकताए हुए हैं, इसलिए पीडीएम भी ये सदारती ऑर्डिनेंस को आपके अपोज कर रही है? सदारती ऑर्डिनेंस आप लोग इसलिए लाएं कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए हो, ताकि आपके लोग आपको ही वोट दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखिए, ये लोग उकताए हुए नहीं है। ये असल में मैं तो हैरान हो रही हूँ, लतीफ खोसा साहब एक सीनियर आदमी है और बेनजीर साहिबा के दौरे हुकूमत में जब वो थी खुद तो ये काफी आगे आगे हुआ करते थे। मैं हैरान हो रही हूँ कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 23वीं शिक है जो बेनजीर साहिबा के हाथ से साइन हुआ है। इससे ये आज जरदारी लीग पूरी जो है वो मुनहरिफ हो गई और इनके अंदर इतना हौसला है कि ये अपनी उस कायद को से अलग हो रही हैं जिसके नाम के ऊपर ये वोट लेते हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये हमारी बात कर रही है, दुनिया में मुझे बता दें कौन से लोग होते हैं जो हुकूमतों से हट के अपोजिशन के साथ जाके बैठा करते हैं। हमारे लोग अगर नाराज भी होंगे तो रहेंगे हुकूमत के साथ ही, ये मैं आपको बता दूं। और हुकूमतों के पास सियासी तौर पे बहुत कुछ होता है ऑफर करने के लिए, उन्हें सियासी कैश में रिश्वत देने की जरूरत नहीं होती है। बात सारी ये कि इमरान खान साहब का डे 1 से एक ही स्टांस है कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ खड़े हुए। उस वक्त ये पूरे लोग सब ये कहा करते थे पाकिस्तान में कौन सी करप्शन है। वो हमजा शहबाज ने तो उठ के बच्चों को बता दिया कि बच्चों आपको मैं एक बात बताऊं, करप्शन होती है, इसको मान जाओ। लेकिन हमारे यहाँ पीटीआई में करप्शन ना होती है ना हम रहने देंगे। इन्होंने सियासी मंडियां लगाई। इनके जो जरदारी साहब है वो सबसे बड़े व्यापारी हैं इस टाइम पे सेनेट के इलेक्शनों के लिए। केपी में जो 20 लोगों के इन्होंने जमीर और ईमान खरीदे थे पैसे दे के और हार्ड कैश सामने रख के, विजुअल्स आज भी आप लोग दिखा रहे थे, वो किसने के दिए थे, किसने सीटें निकाली थी वहां पे? कमल साहब, उस वीडियो के मंजर-ए-आम पे आने के बावजूद भी अभी लतीफ खोसा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि पीपल्स पार्टी कभी इस खेल का हिस्सा नहीं रही है। देखिए जी, चोरी और सीना जोरी ऐसा तो नहीं बना ना, उसके पीछे कोई ना कोई जाहिरा बैकग्राउंड है। ये बातें ऐसे तो नहीं बन जाया करती जरबुल मिसल। ये चोरियां करके सीना जोरी करने वाली बात है। उस तरह तो नवाज शरीफ भी दंदनाते फिरते हैं और वो कहते हैं कौन कब कैसे किसने किया।
लेकिन आपको सबको पता है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में जिसमें जाके वो रह रहे हैं, आज से पहले वो कहते थे मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पनामा लीक से पहले वो कहते थे कि मेरे से ज्यादा साफ शफाफ आदमी नहीं है। देखिए, इन लोगों ने हमेशा सियासी मंडियां लगाई, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ हो। देखिए, पार्टी का जो चेयरमैन होता है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। मौलाना फजल रहमान अपनी टिकटें उन लोगों को देते हैं जो उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, और उनसे अरबों खरबों रुपया वसूल कर लेते हैं टैक्स के तौर पे। इसी तरह जरदारी साहब का तो नोन है, इन्होंने तो अभी इनके बेटे ने इतने इतने बड़े दावे किए थे कि हम जनाब इस्तीफे दे देंगे, हम मुंह पे मारेंगे, सिंध हुकूमत जाती है जाने दे। लेकिन सेनेट के इलेक्शनों से पहले वो बिल्कुल उल्टी कलाबाजियां खा गए। और आज आपको मैं रेट बता दूं बलोचिस्तान का, 50 से 70 करोड़ रुपए वहां पे रेट इस वक्त एमपीएस का लग रहा है। अच्छा। आप बताएं, लोगों के ईमान आप खरीदेंगे? इस तरह के जो खरीदार या व्यापारी लोग होंगे जब वो ऐवाने बाला में आएंगे तो वो कौन सी करप्शन और कौन सा कमल साहब, आज तो हर एमएनए और एमपीए से बड़ा रेलेवेंट ये सवाल है कि आपको क्या कभी ये ऑफर हुई है माजी में या इस बार? मैं अभी आपको ओपनली एहतजाज कर रही हूँ कि अभी तक मुझे कोई ऑफर नहीं हुई। और जब होगी तो जरूर बताऊंगी आके। लेकिन एमएनए और मैंने सेनेट का इलेक्शन 2018 का जनरल सीट पे मैं वाहिद खातून थी जिसने कंटेस्ट किया था। और आपको हल्फिया बता रही हूँ कि एक कप चाय की प्याली भी किसी को ऑफर नहीं की थी। उसके अलावा भी जो नून लीग के काफी सारे नाराज अरकान थे, उस वक्त उनमें से 11 लोगों ने मुझे वोट आके दे दिए थे, जबकि मैंने किसी को चाय की प्याली तक ऑफर नहीं की थी। अच्छा कमल साहब, अगर आप या आपके जो दूसरे कोलीग्स हैं उनमें से किसी को दूसरी जमात की तरफ से कोई ऑफर हो तो आपको लगता है कि आपको नाम और जमात का नाम भी खुलकर बताना चाहिए अगर किसी और को भी ऑफर? अगर आपका ईमान इस चीज को मानता है कि अगर आप ओपनली बता सकते हैं कि आपने इस फलाने शख्स के लिए वोट करना है तो जरूर करें। आप अगर आइन की 14वीं तरमीम पढ़ लीजिए जो नवाज शरीफ ने 1997 में इनकी पार्टी ने करवाई थी, उस वक्त भी इनके पास मेजोरिटी थी और वो इन्होंने करवाई थी, और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक भी किया था। उसमें इन्होंने पार्टी के चेयरमैन को एब्सोल्यूट पावर्स दी थी कि अगर उनके अपनी पार्टी का कोई शख्स जो या इलेक्टेड एमएनए एमपीए अगर पार्टी चेयरमैन के नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट है उससे हट के किसी को वोट डालता है तो वो उसको टेकन टू द टास्क कर सकते हैं। दूसरा, ये जो 23वीं इन्होंने शिट दी हुई है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, ये अगर मुझे 1 सेकंड का टाइम दे मैं आपको पढ़ के बता दूं कि इसमें शुरू के 3 जुमलों में कहते हैं टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग। 2006 की बात कर रही हूँ, सब वजीर आजम इमरान खान नहीं थे और पीटीआई किसी ऐवान में नहीं मौजूद थी। Corruption and floor crossing, all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable ballot. Those violating the party discipline in the poll shall stand disqualified by a letter from the parliamentary party leader to the concerned speaker. ये क्यों इन्होंने बनाया था? उस वक्त भी इसका मतलब है ईमान इन्हीं के पार्टियों के लोग बिका करते थे और खरीदा भी करते थे, इस वजह से ये सब कुछ बनाया ना। 2019 में हसन इकबाल ने कहा कि हमने तमाम अपोजिशन पार्टीज ने एक कंसेंसस डेवलप किया है कि अब इंशाल्लाह सेनेट का वोट जो है वो ओपन आइडेंटिफाइएबल बैलेट से होगा। उसके बाद वो बात आई गई होगी, इसलिए कि उस तरह अगर ये कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे, इलेक्शनों में शफाफियत ले आएंगे तो मंडियां बंद हो जाएंगी। फिर उस तरह के लोग आने बंद हो जाएंगे जो ऐवाने बाला में बैठ के करप्शन को स्पॉन्सर करेंगे। फिर वो हमारी तरह के लोग आएंगे जो पार्टी के बारे में नहीं, अपने अवाम के बारे में सोचेंगे। ठीक है कमल साहब, जरा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 29 जनवरी को अभी हाल ही में वजीर आजम ने बताया कि माजी में सेनेट इलेक्शंस के लिए उन्हें भी ऑफर हो चुकी है, तो उन्होंने वो आधा सच क्यों बोला, नाम क्यों नहीं बताया कि किसकी जानिब से उन्हें ऑफर हुई? ये जवाब मैं आपसे लूंगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब साहब हमारे साथ मौजूद है। तो कमल साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि अभी 29 जनवरी का वज़ीर आज़म का बयान है कि उन्हें भी माजी में ऑफर हुई है, शौकत यूसुफजई साहब को भी ऑफर हुई है। आज ही उन्होंने निजी टीवी चैनल को बताया कि 10 करोड़ की ऑफर उन्हें खातून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की। तो ये अधूरे सच क्यों कहे जा रहे हैं? वज़ीर आज़म ने क्यों नाम नहीं बताया कि उन्हें किससे ऑफर हुई? शौकत यूसुफजई साहब ने क्यों शनाख्त नहीं बताई कि किसने उनको ऑफर की? लेकिन अगर ये लोग नाम भी मंजर-ए-आम पर लाएं, वज़ीर आज़म भी ये बताएं कि उन्हें किसने ऑफर की और कब ऑफर की और कितने की ऑफर की, तो ये जब मंजर-ए-आम पर ये लोग आएंगे तो आपको नहीं लगता कि ये इससे सिचुएशन को कंट्रोल करने में बेहतरी हो जाएगी, थोड़ा चीज को बेहतर अंदाज से कैटर किया? अरबाब, एक चीज सुन ले कि अगर हमने अपने 20 लोगों को ब्लेम भी किया, शेम भी किया, नेम भी किया और आप लोगों के सामने वो सारी लिस्ट हमने दे दी
और ये सिर्फ 2018 के जनरल इलेक्शन से 1.5 महीना पहले ये सारी वारदात हुई और वजीर आजम इमरान खान को सबने मना किया कि आप इस तरह ना करें, हमारा वोटर टूट जाएगा। बिल्कुल ये क्रेडिट जाता है आप लोगों को। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा, मैं अपने प्रिंसिपल जो मेरा स्टांस है मैं उससे पीछे हट नहीं सकता। आज भी वो अपने उस पर खड़े हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में ये अगर सियासी व्यापार की जमीरों की मंडियां जो जमहूरियत के नाम पे होती हैं बंद नहीं करेंगे, इस अवाम का क्या कसूर है? अगर आप इसी तरह के लोगों को ऊपर बिठाएंगे जो अरबों खरबों देकर आएंगे, वो फिर इस अवाम के पैसे से वो सारा पूरा करेंगे। और मुझे बता दें कि अगर मुल्क के हर इदारे में इस वक्त करप्शन डाली गई है, उसको कैसे खत्म करेंगे? अगर मेरे या ऐवान बाला के लोग खुद जो रास्तों से आए हुए होंगे तो वो किस तरह आप बताएं कि वो ऐसे लॉज लेकर आएंगे? लॉज जो है या पूरी वो लॉ तो इम्प्लीमेंट होगा ना उस वक्त जब हम तैयार होंगे उसको अपने ऊपर लेने के लिए। पूरी कौम को इस करप्शन के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। ये करप्शन का मुकाबला कौमें करती हैं, वो खड़ी होती हैं, वो अपने पैसे पे चोरी नहीं डालने देती, किसी को डाका नहीं डालने देती। तीसरी दुनिया के ममालिक की गुर्बत की और वहां पे अवाम की बदहाली की वजह उनके लीडरों की करप्शन है। जब लोग हुकूमतों में ऊपर बैठ के या अवानों में बैठ के करप्शन करते हैं तो फिर उसका असर वो आखिरी इकाई तक जाता है। हमारी पार्टी, हमारे वजीर आजम इसी स्टांस के खिलाफ खड़े हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास नंबर्स नहीं है। रिफॉर्म्स लाने का फोरम भी तो फिर पार्लियामेंट है ना, फिर वहां पर अभी आपके पास नंबर्स नहीं है तो फिर ऑपोजिशन के साथ आप लोगों ने इतनी दूरियां पैदा कर ली हैं कि किसी भी मामले पर उनसे बैठकर बात नहीं हो सकती। ये बेहतर नहीं होता कि इन 2.5 सालों में इस मामले को पार्लियामेंट के जरिए ही रिफॉर्म करने की इसमें कोशिश की जाती, ऑपोजिशन को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया जाता? आपकी मासूमियत के मैं सदके जाऊं, सच्ची बात है। आप मुझे बता दें 2006 में एक डॉक्यूमेंट वो लिख के दे रहे हैं, 2019 में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और फिर भी नहीं करते। आपका ख्याल है हमारी दूरियां नजदीकियों की ये वजह है? इसकी वजह करप्शन है। जो खुद चोर हैं, जिन्होंने खुद चोर बाजारियां करनी है, जिन्होंने खुद जमीरों के सौदे करने हैं, जिन्होंने फिर चोर रास्तों से आना होता है, लोगों की बोलियां लगानी होती है, आपका ख्याल है वो इसके ऊपर वो राजी होंगे? 31 मई 2018 को नून लीग की हुकूमत जाती है जिसके पास 2/3 मेजोरिटी थी। लेकिन करने वाले होते तो करना लेते। जब अगर खरीदने वाले पर इल्जाम है तो बिकने वाले पर भी इल्जाम होना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे लोगों को वोट दिए जिनका ईमान इतना कमजोर है कि वो चंद करोड़ रुपए के बस अपना वोट बेच देते हैं। इसका मतलब कि फिर वो काली भेड़ें आपके दरमियान भी मौजूद है। बिकने वालों को तो हमने निकाल बाहर किया, खरीदने वालों को अवाम ने निकाल के बाहर करना है। जरदारी साहब को आप लोग निकाले ना, क्यों नहीं निकालते? या दूसरे जो उनसे खरीदते हैं उनको निकाले बाहर। देखिए, अगर मंडी चलती रहेगी तो व्यापार होता रहेगा। जब तक मंडी बंद नहीं होगी, जब तक जमीरों के सौदा करने की जगह खत्म नहीं होगी, उसके रास्ते बंद नहीं हो गए, ये तमाशा चलता रहेगा। आज अकेला इमरान खान अपनी पार्टी के साथ फिर प्रिंसिपल स्टांस पे खड़ा है कि करप्शन के खिलाफ। हालांकि हम हुकूमत में, हमें तो फायदा है। अगर ओपन आइडेंटिफाइबल वोट नहीं होता, सीक्रेट बैलेटिंग होती है, हुकूमत को ज्यादा फायदा होता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको पहले कहा कि हुकूमत के पास तो बहुत रास्ते होते हैं ऑफर करने के। हमें करोड़ों अरबों रुपए देने की जरूरत नहीं है। रिश्वत देनी हो तो हुकूमतों के पास बहुत मौके होते हैं जो ये पहले करती नहीं है, जो सिंध हुकूमत आज कर रही है। लेकिन निजाम की ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर आज आप स्टैंड लेंगे तो आने वाले लोग जो है ऐवान में वो मेरिट पे आ सकेंगे। फिर आम जो मेरिट पे शख्स है जो डिजर्व करता है कि ऐवान बाला में जा सके, उसको अरबों खरबों रुपए कहीं लेफ्ट राइट से लेने की जरूरत नहीं। इस वक्त आपके सेनेट में कौन लोग बैठे हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस हैं, पता नहीं किस किस चीज के बिजनेस हैं, वो वहां बैठ के फिर अपने बिजनेसेस को अरबों खरबों मतलब टाइम्स बढ़ा लेते हैं और यही तमाशा चल रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि फिर आप ऐवान बाला की सैंक्टिटी तो ऐवाने वो जो लोअर बिल्कुल ठीक। लेकिन कमल साहब अगर रूट कॉज पर हम जाएं तो 2 नंबर आएंगे तो फायदा क्या है? एक सियासी कारकुन की एक ऐसी तरबियत भी होनी चाहिए, फिर उसका ईमान इतना कमजोर ना हो। अब इस वीडियो में जो उबैद मायार साहब नजर आ रहे हैं, अब अपने वजाहत वो ऐसे दे रहे हैं कि ये वीडियो ये पैसे तमाम एमपीएस को हुकूमत की तरफ से दिए गए थे, ये 1-1 करोड़ रुपए स्पीकर हाउस में दिए गए थे और ये पैसे सेनेटर फिदा मोहम्मद खान ने स्पीकर हाउस में उनको दिए थे। अब ये वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, तमाम सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो चुकी है और फिर इस तरह की वजाहतें सामने आ रही हैं। अब आप देखें क्या हाल है आपके साबिक एमपीएस का। देखिए जी, ईमान हर एक ने अगर इस तरह किसी के बांधने से होता ना, चौपाए की राखी हो सकती है, 2 पाए की राखी नहीं हो सकती है। अगर ये ना होता ना तो ये अल्लाह मियाँ 2 फरिश्ते आपके लेफ्ट राइट ना बिठाते और फिर वो ये ना कहते कि मैं ईमान का जो है वो आपसे डायरेक्ट मैं हिसाब लूंगा। हर शख्स ने खुदा को जान देनी है। आप कितना एक लोगों की ट्रेनिंग कर सकते हैं? ये अब इमरान खान तो नहीं, लोगों के ऊपर उनके ईमान तो आपका अपना एक पर्सनल मैटर होता है। अब अगर किसी ने अपनी जमीर फरोशी की है तो उसकी गारंटी मैं या आप तो नहीं दे सकते हैं।
हम ये कर सकते हैं कि हम निजाम ऐसा बना दें जहाँ पे लोगों के बिकने का रास्ता ही बंद हो जाए, जहाँ पे ऑफर करने वाले की सख्त से सख्त सजा हो और बिकने वाले की भी सख्त से सख्त सजा हो। और ऐसे लोग जो है वो ऐवान में कमल साहब, इलेक्शन से पहले पार्टी टिकट देते हुए भी तो एक अपनी पार्टी लेवल पर एक ऐसी स्क्रूटनी का कोई निजाम होना चाहिए, जो कि खान साहब तो हमेशा अपने मेरिट पर किए गए फैसलों की वजह से माजी में मशहूर रहे और उन पर वो फख्र भी करते हैं और उन पर कायम भी रहने की वो कोशिश करते हैं। तो उस मेरिट, ये जो लफ्ज़ बार बार वो मेरिट का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है उसकी जो उसका उसकी सैंक्टिटी को नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। अरबाब, ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं हो रही है, 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों की बात हो रही है। हम अपनी पार्टी में जितना मर्जी फिल्टर लगा के लोगों को ले आएंगे, तो जो बाकी ऐवान में लोग बैठे हैं जो इधर उधर से लेफ्ट राइट से पैसे देकर आ जाते हैं, आप उनके बारे में नहीं बात करेंगे। ऐवान तो सबकी वजह से बनता है ना, ऐवान में किसी एक पार्टी ने तो नहीं बैठ के रिप्रेजेंट करना, ऐवान तो 22 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। 22 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन ये डिजर्व करती है कि वो चोर रास्तों से आए हो, या ये 22 करोड़ अवाम जिसके फैसले वहां पर होने होते हैं ऐवान बाला में या हमारे जो नेशनल असेंबली में, क्या वो ऐसे नुमाइंदे वहां पर होने चाहिए जो अपने पेट भरते रहे, जो कामे जिनके पास से निकलते रहे, जो अरबों खरबों रुपए पे अपने लिए वोट खरीदते रहे, तो वो क्या इस अवाम के बारे में सोचेंगे और वो क्या जस्टिफाइड फैसले करेंगे? आपको पता है अवाम का मेंबर बनने से पहले आपको ओथ उठाते हैं, आप वहां पर हल्फ लेते हैं। जब आप हराम के पैसे से उस ऐवान में आए हुए, आप कैसे हल्फ ले सकते हैं? आपका हर किया हुआ काम हराम होता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल शोजब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी और इस ओपन बैलेटिंग और आज जो वीडियो मंजर आम पर आई, इस पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों के रद्द-ए-अमल आपने देखे, दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं आवाम पर होने वाले एक और जुल्म की। आवाम सुकून के 2-3 महीने गुजार लें, शायद ये के इलेक्ट्रिक से बर्दाश्त नहीं होता। उनका बस चले तो ये हर इंसान से उसकी मुकम्मल आमदनी बिजली के बिल की सूरत में वसूल कर लें। अभी 2-3 माह पहले की बात है कि आवाम हर माह कई महीनों पुराने बिजली के बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक भारी रकम अपनी जेब से अदा कर रहे थे। अब एक बार फिर के इलेक्ट्रिक ने कराची के आवाम को लूटने का वही पुराना मंसूबा दोहराने का फैसला। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा को बिजली की कीमतों में 7 माह की मद में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी गई है, जिसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक 4 माह यानी जुलाई 2020 के लिए 7 पैसे, अगस्त के लिए ₹1.40 और सितंबर के लिए ₹1.12, जबकि अक्टूबर में बिजली के नरखों में 5 पैसे फी यूनिट इजाफे का मुतालबा कर रहा है। और जून के महीने में बिजली की कीमत में 49 पैसे, नवंबर में 87 पैसे और दिसंबर में 16 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती होगी। यानी जहां इजाफा हो रहा है वहां इजाफा रुपयों में है और जहां बिजली सस्ती करने की बात की जा रही है वहां ये सस्ती पैसों में हो रही है। जबकि के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को 3 सहमाइयों के लिए भी बिजली की कीमतों में रद्दोबदल की दरख्वास्त दी है, जिसके मुताबिक अप्रैल से जून 2020 के लिए बिजली ₹3.91 सस्ती, जबकि जुलाई तक दिसंबर 2020 के लिए बिजली ₹3.79 महंगी करने की इस्तदा की गई है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की इन दरखास्तों पर 23 फरवरी को समाअत करेगा और वही होगा जो के इलेक्ट्रिक चाहेगा, चूंकि माजी में भी ऐसा है। नेपरा हमेशा की तरह के इलेक्ट्रिक की दरखास्त मंजूर करते हुए सारा का सारा बोझ आवाम पर मुंतकिल कर देगा और आवाम को एक बार फिर भारी बिलों की अदायगी अपनी कमाई से, अपनी जेब से करनी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान स्टील मिल्स केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने हुकूमत की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि तमाम सनतें बैठ गई हैं। क्या तमाशा मचाया हुआ है? पीआईए, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, शिपयार्ड सब के सब बंद पड़े हैं। किसी फैक्ट्री का पहिया नहीं चल रहा है, सिर्फ मुल्क का पैसा जा रहा है। पाकिस्तान के बहरी जहाज चीन में बन रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि निजी स्टील मिल्स मुनाफे में हैं, तो सरकारी स्टील मिल का मसला आखिर क्या है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वफाकी वुज़रा बताएं कि स्टील मिल के साथ क्या करना है। इस पर रोजाना बिला वजह खर्चा हो रहा है। सरकार का पैसा बांटने के लिए नहीं होता। मिल बंद पड़ी है तो मुलाजमीन को पैसे किस बात के दें? चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी निजकारी हसन नासिर जामी से इस्तफसार किया कि क्यों ना स्टील मिल का रोज का खर्चा आपसे निकलवाएं। आपकी नाकामी है जो ये खर्चा हो रहा है।
आपको इस पैसे के जाने का कोई दर्द नहीं है। किसी काबिल आदमी को आने दें, आप घर जाएं, आपको कुछ मालूम ही नहीं, इतना इल्म नहीं कि स्टील मिल का हुजम कितना है, तो निजकारी क्या करेंगे? एक साल में यह भी मालूम नहीं कि स्टील मिल के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टील मिल में बिजली, पानी, तनख्वाहें सब कुछ मिल रहा है, बस मिल बंद है। किसी सरकारी अफसर को परवाह नहीं, सब घरों में सो रहे हैं। स्टील मिल में 450 अफसरान करेंगे क्या? तमाम अफसरान को एक लेटर से घर भिजवाएं। स्टील मिल के चेयरमैन बैरूने मुल्क घूम रहे हैं, जिस पर वकील पाकिस्तान स्टील मिल शाहिद बाजवा ने कहा कि स्टील मिल को सिर्फ 40 अफसरान की जरूरत है। चीनी माहिरीन के मुताबिक स्टील मिल को चलाने के लिए $500 मिलियन दरकार होंगे। सिर्फ 70 से 80% मुलाजमीन को बरकरार रख सकते हैं। कौम के मफाद में अदालत बकिया 51% मुलाजमीन निकालने की इजाजत दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत के पास इतना पैसा ही नहीं कि मिल चला सके। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि निजकारी करने में 550 साल लग जाएंगे तो क्या फायदा, जिस पर वजीर निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो ने जवाब दिया कि वाजिबात खत्म होने के बाद ही निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि बुनियादी तौर पर स्टील मिल को लीज पर दिया जाएगा और मिल्कियत हुकूमत के पास ही रहेगी। वफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो ने अदालत में कहा कि स्टील मिल के असासों की मालियत $100 मिलियन है। सितंबर या अक्टूबर में इसकी बोली लगने का इम्कान है। वाजिबात अदा करके स्टील मिल को पुरकशिश बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल के हवाले से मंसूबे को तहरीरी तौर पर पेश करने का हुक्म दिया। निजकारी कमीशन और वजारत सनअत व पैदावार से 2 हफ्ते में जवाब तलब करते हुए कहा कि बताया जाए स्टील मिल के हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलाजमीन और स्टील मिल के वकला बैठकर मसले का हल निकालें। अदालत ने स्टील मिल्स इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान रशीद ए रिजवी को सालिस मुकर्रर कर दिया है। तो ये सूरत हाल है इस केस की, और इसी पर कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं। आसिम भट्टी साहब, पाकिस्तान स्टील मिल लेबर यूनियन के सदर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा स्टील मिल्स के लेबर्स के बुनियादी मुतालबात हैं क्या? सर, हमारे मुतालबात, बहुत शुक्रिया वर्ल्ड टीवी का, हमारे मुतालबात पहले दिन से यही हैं कि स्टील मिल की बहाली की जाए। हम ये बात 2015 में जब स्टील मिल की गैस बंद की गई, चलते हुए इदारे की, जब स्टील मिल 60% की प्रोडक्शन दे रहा था, तब स्टील मिल को बंद किया गया। तब से हमारे मुतालबात यही थे कि स्टील मिल को बहाल किया जाए, लेकिन गवर्नमेंटों की बदनीयती की वजह से स्टील मिल को यहाँ तक, और स्टील माफिया की वजह से स्टील मिल को यहाँ तक पहुंचाया गया। इन 5 साल के अरसे में पिछली गवर्नमेंट भी गुजरी और ये गवर्नमेंट भी, किसी ने स्टील मिल को चलाने की कोशिश नहीं की गई। ये गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जो एहतसाब के नारे पे आई थी, ये गवर्नमेंट भी ना स्टील मिल का एहतसाब कर सकी कि 2008 तक चलने वाला इदारा जो प्रॉफिट दे रहा था, 2008 तक बोनसेस दे रहा था मुलाजमीन को, 2008 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये इदारा नुकसान में जाना शुरू हो गया, और 2008 से लेकर 2020 आ गया, किसी गवर्नमेंट ने इसका एहतसाब नहीं किया। अभी ये जो गवर्नमेंट है, 54 अरब का ये हुकूमत, जो पीटीआई हुकूमत 54 अरब का नुकसान कर चुकी है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी इस 2.5 से 28 माह के अरसे में किसी एक जगह का एहतसाब नहीं किया कि इस स्टील मिल को खसारा कैसे हुआ। फिर दूसरी बात है, इस 2.5 साल के अरसे में इस गवर्नमेंट से हम पूछते हैं कि इस गवर्नमेंट ने क्या इसको चलाने की कोई कोशिश की? इनके पास चलाने का आज तक प्लान नहीं है। 16 जुलाई 2020 में जब केस की हेयरिंग हुई थी, आज से तकरीबन 6-8 माह पहले, तब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से प्लान मांग रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई प्लान नहीं है स्टील मिल चलाने का। उसकी आड़ में इन लोगों ने मुलाजमीन को जबरी बर्तरफ कर दिया, 4,000-4,500 मुलाजमीन को, और मजीद मुलाजमीन को जबरी बर्तरफ करने के लिए। आसिम भट्टी साहब, हुकूमत में आने से पहले आपको बयानात इमरान खान साहब के, असद उमर साहब के याद होंगे, जब वो बताया करते थे कि स्टील मिल को चलाना कैसे ये हम बताएंगे हुकूमत में आकर। हुकूमत में आने के बाद वफाकी वज़रा की जानिब से या एक्सपर्ट्स की जानिब से, जो गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जानिब से क्या मिल का दौरा किया गया? क्या कोई ब्रीफिंग ली गई? क्या आप लोगों से कहीं कोई बात की गई? कुछ पूछा गया आप लोगों से पास्ट ट्रैक से मुताल्लिक? हम उनसे पहले दिन से कह रहे हैं, जब से गवर्नमेंट आई है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के वजीर हमाद अजहर साहब, ये आज तक स्टील मिल नहीं आए। आज भी आपने सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क सुने होंगे, फैक्ट्रीज को यही नहीं पता कि स्टील मिल के प्लांट कितने, इनकी जमीन कितनी है। इन फैक्ट्रीज को, इन वज़रा को पता ही नहीं है स्टील मिल का मतलब कुल खसारा क्या है, वहाँ पे मसाइल क्या है, क्योंकि स्टील मिल आज तक आए नहीं, लोगों ने स्टील मिल आज तक देखी ही नहीं। तो ये किस तरह मतलब स्टील मिल की निष्कारी कर सकते हैं या स्टील मिल के मुलाजमिन को निकाल सकते हैं? इन्होंने कोई वर्किंग ही नहीं की हुई। मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि 16 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट इनसे प्लान मांग रही है, आज 8 माह होने को है, आज भी प्लान, आज तक प्लान नहीं दे सके। अब मजीद 2 हफ्ते का टाइम दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है 2 हफ्ते में भी प्लान नहीं दे सकेंगे। लेकिन एक तरफ ये है, मुलाजमीन को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि ये मुलाजमीन का काम तो कभी नहीं है प्लांट चलाना, मुलाजमीन का काम है प्लांट चलाना, ना कि उसको गैस फराहम करना। गैस फराहम करना
जो रियासत पाकिस्तान का काम होता है। लेकिन इस अल्लाह जाने इस स्टील मिल को क्या मतलब किसकी वो नजर लग चुकी है कि ये लोग स्टील मिल को चलाने नहीं दे रहे हैं। तो लेकिन आसिम साहब ये भी फरमाइएगा कि ये अब रशीद रिजवी को सालिस मुकर्रर अदालत ने तो कर दिया है, अब क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं स्टील मिल के क्या वो मुतमईन हैं? क्योंकि वज़ीर निजकारी ने आज कहा कि अगर निजकारी होती है तो वाजिबात को मुकम्मल तौर पर अदा किया जाएगा। तो इसको एक हौसला अफजा बयान आप उनकी तरफ से महसूस कर रहे हैं कि अगर कल को निजकारी करते भी हैं तो कम से कम वाजिबात ज़रूर अदा करेंगे, किसी का हक नहीं मारा जाएगा? देखिए, अभी सबसे पहले बात तो ये है कि मैं आपसे इनसे आज पूछा, हमारे वकला यही पूछ रहे थे, आप निष्कारी करने जा रहे हैं तो निष्कारी के रूल्स और है, और अगर आप फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं या स्टील बंद करने जा रहे हैं उसके रूल्स अलग है। लेकिन इनको यही नहीं पता कि इन लोगों ने स्टील को चलाना है या उसको बंद करना है, दोनों के अलग अलग रूल्स है। जिसकी बुनियाद पे आज चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ के आपस में पहले तय करें आप लोगों ने करना क्या है। वो तो जब इनका प्लान सामने आएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि जी हम ये करना चाहें, निष्कारी करना चाहें, निष्कारी के तो अलग रूल्स है, फिर उसको हम मुलाजमीन देखे जाएंगे कि मुलाजमीन के लिए वो कितने हौसला अफजा है या नहीं है, उसके बाद ही मुलाजिम फैसला करेंगे कि इसको हमने मानना या नहीं मानना। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि कोई गोल्डन हैंड शेक, तो ये जो कहा जाता है मुफ्ती मीडिया गोल्डन हैंड शेक भी नहीं दे रहे। हम बार बार ये अक्सर मीडिया चैनल में टॉक में बता चुके हैं, ये वजीर आजम पाकिस्तान भी ये बयान दे चुके हैं और गवर्नर साहब भी बयान दे चुके हैं और हमारा अजहर भी ये बयान दे चुके हैं। लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ ये बात कर रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि 4 लाख से 5 लाख मुलाजमिन के अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी बनती है, गोल्डन हैंड शेक भी ये लोग नहीं दे रहे। सही, ये हर जगह झूठ बोल रहे हैं। आसिम साहब, आप तो चूंकि एक तवील अरसे से स्टील मिल में मौजूद हैं, वहाँ के तमाम मामलात को बड़ी नज़दीकी से आपने देखा भी होगा। माजी में ये अदारा बड़ा मुनाफा बख्श हुआ करता था, ये तबाही, इस बर्बादी का आगाज़ क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या थीं, और क्या सिर्फ इस हुकूमत को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है? जो माजी की हुकूमतें थीं उन पर इल्ज़ाम और उनका कसूर इस हुकूमत के मुकाबले में ज़्यादा आप ठहराएंगे उनको? सर 2008 से जब ये इदारा नुकसान में जाना शुरू किया, उस टाइम से हम लोग रोडों पे सड़कों पे जद्दोजहद कर रहे थे और उस टाइम की गवर्नमेंट को भी ये बता रहे थे कि ये इदारा नुकसान में जा रहा है, इसको इसका हल निकाला जाए, इसके रॉ मटेरियल जो मुआवजे हैं हमको सोचा जाए किस तरीके से किए गया है, ठीक है। लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब 2008-9 में जब करप्शन के केसेस बने थे। आसिम साहब, ये उस नुकसान की वजह क्या थी? ये 2008 में अचानक क्यों ये नुकसान में गया? सर हम भी तो यही कहते हैं कि इसकी वजह मालूम किए बगैर कैसे इस इदारे की निष्कारी की जा सकती है। तो इसकी वजूहात हम तो ये समझते हैं कि सबसे बड़ी इसमें करप्शन की गई है और फिर कुछ इस तरह के मुआहदे किए गए हैं जो एटीएम्स को अपने एटीएम्स को नवाजने के लिए कि रॉ मटेरियल्स के पूरे कॉन्ट्रैक्ट होते थे उसको कैंसिल करके वक्ती बुनियादों पर कॉन्ट्रैक्ट किए गए, उससे भी नुकसान हुआ इस इदारे को। फिर इसकी जो इससे माल बनता था हमारे स्टील मिल जो फिनिश प्रोडक्ट बनती थी उसको उधार पे दिया गया। आसिम साहब, 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई उसके बाद इस नुकसान का आगाज हुआ। उससे पहले जब परवेज मुशर्रफ इस मुल्क के सरबराह थे उस वक्त तक ये इदारा मुनाफे में चल रहा था या ना नुकसान में था और ना ही मुनाफे में था, और उसके बाद फिर इस नुकसान का आगाज हुआ? देखिए 2008 तक तो ये इदारा बोनसेस दे रहा था। उसके बाद एक क्राइसिस भी आया था पूरे पाकिस्तान में, क्राइसिस पूरे पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में एक स्टील क्राइसिस आया था, वो भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद करप्शन का भी अपनी जगह मौजूद है और केसेस भी मौजूद है और पीपल्स पार्टी के अपने दौर में करप्शन के केसेस जो है वो उस टाइम के सीओ पाकिस्तान पे थे और जो मेरे ख्याल से उसके बाद अचानक से वो ना नैब को पता है ना FIA को पता है। और आज तक हम जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे मीडिया टॉक्स को बताते रहे कि कोई तो वजूहात होगी अगर मुलाजिम ने करप्शन की तो। अच्छा आसिम साहब, ज़ाहिर है किसी हुकूमत ने फिर इस पर तवज्जो नहीं दी, आपकी बात नहीं सुनी, ये नुकसान बढ़ता रहा, दूसरी हुकूमत आई, अब तीसरी आ गई। लेकिन इसी दौर में जो प्राइवेट स्टील मिल्स हैं वो तो मुनाफे में चल रही हैं, वो उनका बिजनेस तो फल फूल रहा है, और ये सरकारी स्टील मिल मुस्तकिल नुकसान में जा रही है, हुकूमत उस पर तवज्जो भी नहीं दे रही। ये इस फर्क की वजह क्या है? प्राइवेट स्टील मिल्स का कारोबार क्यों अपने उरूज पर इस दौरान चलता रहा? सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टील के बिल्कुल साथ दाएं तरफ और बाएं तरफ छोटी छोटी स्टील इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जो स्टील मिल के हुजम के मतलब के उसके 1% भी नहीं है। लेकिन वो जो स्टील्स हैं वो 100% प्रॉफिट में है, वो बोनसेस अपने मुलाजमीन को दे रहे हैं। हम भी तो यही तकाजा पहले दिन से कर रहे हैं कि ये बदनीयती जो है, जो स्टील माफिया जो इम्पोर्ट के जरिए स्टील मतलब यहाँ लाया जाता है और अपने मुल्क को नुकसान दिया जाता है, इसकी तहकीकात हम तो नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, आप मीडिया के जरिए अखबार के जरिए बता सकते हैं। हम मुलाजिम में काम है स्टील मिल में काम करना, बाकी जब भी बात हो इस तरह की हमें आवाज उठाना, बाकी इसकी तहकीकात करना इदारों का काम है जो हमारे यहाँ पे एहतसाब के इदारे हैं। और हम सबसे बड़ा क्लेम तो इस गवर्नमेंट को इसलिए करते हैं कि इमरान खान साहब खुद गेट पे आए थे स्टील मिल के और वो यहाँ पर आसिम भट्टी साहब, ये सरकारी भर्तियां भी इसकी एक वजह थी कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इसमें भर्तियां की गई,
जितनी ज़रूरत भी नहीं थी उससे ज़्यादा लेबर को यहाँ पर भर्ती किया गया, इसकी वजह से भी इदारा क्या नुकसान में गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मुलाजमीन जिनकी ये भर्ती के बाद अक्सर मीडिया के अंदर की जाती है, झूठ का प्रोपेगेंडा है, पूरा एक झूठ है और शायद झूठ है। उसकी वजह यह है कि मुलाजमीन ऑलरेडी वहाँ पर डेली कॉन्ट्रैक्ट में मुलाजिम थे, फिर एक गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत पूरे पाकिस्तान में ये लोग परमानेंट हुए। और मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि ये इस टाइम तो मुलाजिम की तादाद 8000 है, और जो रशियन ने जब ये इदारा लगाया था तो जब ये इदारा लगाया था स्टीम में तो 14,000 मुलाजमीन उन्होंने कहा था इस इदारे के लिए चाहिए, लेकिन अब तो 8,000 मुलाजमीन रह गए थे और उस 8,000 मुलाजमीन को कसूरवार ठहराया जाता है। ठीक है, ये सब स्किल्ड वर्कर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी साहब। पाकिस्तान स्टील मिल लेबर यूनियन के सदर हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि स्टील मिल के सबाएं जो छोटी छोटी स्टील मिल्स हैं वो निजी स्टील मिल्स वो मुनाफे में जा रही हैं और सरकारी स्टील मिल इस वक्त भरपूर नुकसान का सामना कर रही है। तो ये गुफ्तगू आसिम भट्टी की आपने सुनी और प्रोग्राम में आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार से एक बार फिर हमारी अपील है कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। अब बहुत मुतारिक इस वक्त तमाम सहाफ़ी नज़र आ रहे हैं, एहतजाज में भरपूर शिरकत कर रहे हैं और इस एहतजाज के दायरे को वसी से वसी तर करने की बातें भी हो रही हैं। अगर बोल को इंसाफ ना मिला तो फिर मजबूरन इस इंसाफ के दायरे को वसी करना पड़ेगा। तो चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि बराए करम इस पर खुद नोटिस लें और बोल के साथ इस मामले में इंसाफ करें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।